नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लक्ष्य शूटर्स में। मैं लक्ष्य यज्ञ आप सभी का अपने YouTube परिवार लक्ष्य शूटर्स में स्वागत करता हूं। आज के NCERT बैच क्लास 10 के जियोग्राफी चैप्टर 1 जिसका नाम है जल संसाधन, इसमें स्वागत करता हूं। साथ में ये जो हमारा बैच है अभी क्विक रिवीजन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए चलाया जा रहा है, तो आप लोग जरूर से जरूर देखें और एग्जाम देने जाने से पहले एक बार जरूर देखें। तो चलिए हम लोग चलते हैं, उससे दो लाइन प्यारी सी बातों को कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। इश्क के दरिया में हम भी डूब कर देखा है, इश्क के दरिया में हम भी डूब कर देखा है, वे लोग ही समझदार निकले जो किनारों से लौट आए। और इसी के साथ हम लोग बात करेंगे, आज का चैप्टर का नाम है जल संसाधन। सबसे पहले तो बात है जल की बात। जल के लिए तो आप लोग जानते हैं कि हर जीवन यापन करने के लिए जितने लिविंग थिंग्स होते हैं सभी को जल की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उसमें साथ साथ में हमने एक शब्द लगाया है संसाधन। तो संसाधन को जानना सबसे जरूरी बात है। संसाधन वैसी चीज को कहा जाता है जो इंसान की किसी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है या फिर जरूरतों को पूरा जो करता है उसी को संसाधन कहा जाता है। संसाधन अगर मैं बताऊं आपको तो एक मानव भी संसाधन है। इस चीज पे मैं आगे चर्चा करूंगा। अभी चलते हैं ऑन द बोर्ड और चर्चा करते हैं। संसाधन, जो चीज हमारी जरूरत आवश्यकताओं को पूरा करे उसे ही संसाधन कहते हैं। अब देखिए जल के बारे में कुछ रोचक तथ्य हैं, अब उन तथ्यों को देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल 97.5% समुद्र और सागरों में पाया जाता है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ। आपको पता है कि हमारी पृथ्वी 100% में 100% में से मैं बताऊं आपको तो 71% तक आपका जल रहता है और 29% आपका क्या है भैया, भूमि है। ये चीज आप याद रखिएगा। फिर आप चलते हैं, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल यानी 71% का 97% समुद्र और सागरों में पाया जाता है। यानी अगर मैं 97% की बात करूं तो वो ना पीने लायक होगा, ना कपड़ा धोने लायक होगा सॉरी, और ना ही कोई काम करने वाला लायक होगा। क्यों? क्योंकि समुद्र और सागरों का पानी कैसा रहता है बाबू, तो खारा रहता है। आगे चलो, आगे यहाँ पे ऐसा अनुमान है कि 2025 तक भारत उन क्षेत्रों में शामिल हो जाएगा जहां पानी की भारी किल्लत यानी कि कमी का सामना करना पड़ेगा। मैंने कहा कि 2025 तक भारत उन श्रेणियों में शामिल हो जाएगा, उन क्षेत्रों की श्रेणी में आएगा जहां पे पानी की किल्लत होती है। किल्लत कहने का मतलब क्या है, कमी का सामना करना पड़ेगा। अब देखो, प्रतिवर्ष अगर मैं देखूं कि जल की उपलब्धता के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है बाबू, तो 133वां स्थान है। टोटल कितने देश है, 195। कुल कितने प्रमाणित देश है, 169 यानी सॉरी 190 कर लीजिए, ठीक है, 190 है। अब चलिए आगे करते हैं। पूरे जल का लगभग 2.5% ताजे पानी के रूप में उपलब्ध है, लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको देखना है, कुल ताजे पानी का जो 70% अंश होता है वो आइसबर्ग में है, यानी जो कि ग्लेशियर में जमी हुई बर्फ के रूप में हमें मिलता है। तो भाई बर्फ को भी तो पानी पी नहीं सकते, बर्फ को भी तो कामों में इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा कहा जाता है कि हम लोग को पानी क्या करना चाहिए बाबू, बचाकर रखना चाहिए, सेव करके रखना चाहिए। कुल ताजे पानी का 30% से थोड़ा कम हिस्सा भूमिगत जल के रूप में उपलब्ध है, और यही जो 30% से थोड़ा सा कम है उसी का हम लोग क्या करते हैं, उपभोग करते हैं, यानी हम लोग क्या करते हैं बाबू, इस्तेमाल करते हैं। अब देखो जल की दुर्लभता हम लोग को पढ़ना है। जल की दुर्लभता में सबसे पहला आता है अत्यधिक दोहन। देखिए जो जल है, जल को अगर हम लोग बिना अनावश्यक बर्बाद करें तो वो क्या है, हमारी दुर्लभता है। इसमें सबसे पहली बात क्या जाती है, सिंचित कृषि क्षेत्र, अनियमित जल निकासी व्यवस्था। अब देखिए ये चीज होता क्या है, जो हमारी सिंचित ये क्या बोला जाता है, इरिगेशन वाला क्षेत्र होता है, एरिया होता है, उसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारा खेत हो गया, ठीक है, खेत में मैंने कुछ भी बो दिया, धान गेहूं कुछ भी बो दिया। अब क्या मैं करूंगा, यहाँ पे पाइप लाकर यानी पानी को चालू कर दिया। लोग क्या करते हैं गांव में, अब ये भर जाने के बावजूद भी छोड़े रहते हैं, इधर का पानी इधर जा रहा है लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं, बंद नहीं कर रहे हैं। वहां पे है ही नहीं है तो बंद कहां से करेंगे, तो ये चीज हमारा क्या कहलाता है भैया, ये हमारा कहलाता है दोहन। अब चलो आगे चलो, जल की दुर्लभता में सबसे पहले मुख्य कारण जनसंख्या है। सबसे तो मुख्य कारण भैया जनसंख्या ही है। जैसे मैं अगर जनसंख्या की बात करूं, जैसे मान लो आपके पास 2 गिलास ये वाटर है और आप लोग 2 लोग हो, तो भाई 1 गिलास आराम से पिएगा, 1-1 लोग।
लेकिन इसी में मैं कह दूं कि 10 लोग हैं और 2 गिलास पानी है, तो आप जरा सोच सकते हो कि जनसंख्या का प्रभाव आपके पानी के ऊपर किस प्रकार पड़ता है। मुझे विश्वास है कि आप लोग को मेरा साउंड और मेरा समझाया हुआ अच्छे से क्लियर होगा। अगला देखो, जल की दुर्लभता जो है विभिन्न समूहों को असमान वितरण में भी होता है। यानी जैसे मान लीजिए किसी को 10 गिलास पानी मिल गया, किसी को 2 गिलास पानी मिला, किसी को मिला भी नहीं, तो ये सभी भी हमारे लिए क्या है, जल की दुर्लभता है। जैसे सपोज दैट ये सब ज्यादा होता किस चीज में, इंडस्ट्रीज, यानी कह सकते हैं आप ये सब हमारी कंपनियों में देखने को मिलती है। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे जल प्रबंधन। जल प्रबंधन का मतलब बेसिकली अगर अपने लैंग्वेज में बताऊं तो उसका मतलब होता है संरक्षण करना। कैसे कैसे किया जा सकता है, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन। इसमें क्या आता है कि सबसे पहले आप बांध बना दीजिए, बांध परियोजनाएं इसमें आती है, जिससे आप जल का क्या कर सकते हैं भैया, सदुपयोग कर सकते हैं या फिर उसका इस्तेमाल बाद में भी कर सकते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले मैंने कहा कि बांध के उपयोग क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहला बांध का उपयोग है कि आप बिजली उत्पादन करने के लिए करते हैं, जिसमें अब बिजली में भी क्या आता है, इसमें बिजली कैसे बनता है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का इसमें नाम दिया जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, तो इसको हिंदी में अगर मैं बताऊं तो पनबिजली कहा जाता है। अब देखो बेसिकली चीज क्या होता है, ये मान लो हमारा डैम हो गया, ठीक है, जिसको आप लोग बांध करते हो। यहाँ से जब ऐसे पानी नीचे पटकता है ना, तो यहाँ से एक बिजली उत्पन्न होती है, जिस बिजली को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में प्रोवाइड करते हैं, और इसी को हम लोग नाम दे देते हैं पनबिजली का। ठीक है, मुझे आशा है आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला देखो, इन बांधों के पानी को नहरों के तंत्र के द्वारा गाँव में भेजा जाता है। यानी बांध के द्वारा है, जैसे नहर होती है ना, गाँव में नहर होता है, तो उन नहरों में बांध के द्वारा ही पानी को भेजा जाता है। अगर बांध ही ना हो तो फिर नहर में पानी ही नहीं जाएगा। अगला मैंने लिखा है कि ये पानी के बहाव को काबू में करता है, यानी कि एक चीज तो हो जाएगा कि बाढ़ को भी ये रोकथाम करेगा। यानी यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि बाढ़ को भी क्या करता है, रोकथाम करता है। दूसरा चीज, ये पानी के भी जो मतलब बहाव है उसको काबू में कर देता है। कारण क्या है, जैसे मान लो मैंने कहा कि यहाँ पे हमने बना दिया ऐसे एक तो डैम, ठीक है, सपोज सोचो ऐसा डैम है। अब इधर से जब बारिश हो गई, यहीं पे मैंने पानी को क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। अब थोड़ा सा इधर देखे होंगे, अब फाटक पाया जाता है। इस फाटक को मैं थोड़ा थोड़ा उठाऊं तो थोड़ा थोड़ा करके पानी इधर आएगा, तो उसी को कह रहा है कि जो बहाव होता है उसको क्या कर देता है भैया, काबू में कर देता है। ठीक है, अब देखो आगे, देखो आगे अगर मैं इसमें बात करूं, बांध बनाने के दुष्प्रभाव क्या है, ये तो आप देख लिए भैया कि बांध के उपयोग क्या क्या चीजें, मतलब बांध से हम लोग क्या क्या उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहला तो बांध का दुष्प्रभाव देखेंगे अगर, तो कई जगह ऐसे होते हैं कि बांध के कारण बाढ़ आ जाता है, वहां के लोग घर से बेघर हो जाते हैं। सबसे तो पहला चीज ये है, जिस जगह पे बनता है, देखिए बाढ़ को रोकता है, लेकिन जहां पे बना है वहां के लिए थोड़ा रोकेगा। वहां ऊपर देखेंगे तो ऐसे पानी भर जाता है। यानी कि सबसे पहला बांध का दुष्प्रभाव क्या होगा कि अपने बांध जहां बना है उसके आसपास के इलाके क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। दूसरा चीज देखो, जमीन के जलमग्न होने से पर्यावरण पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। दुष्प्रभाव पड़ने का मतलब क्या है भैया, कि वहां का जो पर्यावरण होगा, अब वहां पे कुछ पैदा थोड़ा ना होगा। चारों तरफ जिधर देखो उधर पानी रहेगा, तो कौन कुछ बोएगा, कुछ नहीं बो सकते, कुछ नहीं पैदा कर सकते। तो इसीलिए मैंने लिखा कि जमीन के जलमग्न होने से पर्यावरण पर भी भीषण प्रभाव इसका देखने को मिलता है या फिर पड़ता है। अगला चीज इसमें मैंने लिखा कि इसके लिए कई एकड़ जमीन खाली करनी पड़ती है। यानी अगर हमको बांध बनवाना है, अगर मुझे बांध बनवाना है, तो उधर के आसपास में जो लोग रहते होंगे उनको क्या करूंगा, पहले ये कह दूंगा कि आप लोग यहाँ से हट जाओ, यानी कि उनको दूसरे जगह मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा। भाई जब तक मुझे खाली जगह नहीं मिलेगा तब तक मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बांध बना ही नहीं सकता, मैं बांध नहीं बना सकता। तो तब तक के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि उन लोगों को जो भी जितनी भी एकड़ जमीन होगी उनके दूसरे जगह मैं शिफ्ट करूंगा और यहाँ के जमीनों को क्या करवा दूंगा, खाली करवा दूंगा। फिर अगला है, बांध के निर्माण के लिए कई बार स्थानीय लोगों को जमीन आजीविका पर अपना नियंत्रण छोड़ना पड़ता है। अर्थात यही चीज मेरा यहाँ पे कहने का है कि इन लोगों को दूसरी जगह पे शिफ्ट करना और इन लोगों की यहाँ की जमीन को दखल कर लेना, ये चीज हो जाता है। अब देखो, जमीन के पर्यावरण जलमग्न होने से जो भीषण प्रभाव पड़ता है, इसके लिए कुछ आंदोलन भी हुए थे, जिसमें सबसे पहला आंदोलन जो आपका था नर्मदा बचाओ आंदोलन था। दूसरा आंदोलन जो था टिहरी बांध आंदोलन था। इस चीज के बारे में आपने नाम में सुना होगा, बहुत बार आपने सुना होगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन। अगर नहीं सुने हैं तो मैंने पीछे भी कहा हुआ था कि जो ब्रिटेन ने 200 साल तक हमारे ऊपर कब्जा किया था, अगर ये चीज आप नहीं जानते हैं तो ये बहुत ही शर्म की बात है। क्लास 10 में पढ़ते हो ये सब नहीं जानते हो, नॉर्मली चीजों को नहीं जानते हो। तो उसी तरीके से ये भी नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन आपको 8th क्लास में ही पढ़ाया गया होगा। ठीक है,
चलिए तो आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हम लोग को क्या देखना है, वर्षा जल संग्रहण के बारे में देखना है। यानी कि वर्षा जो होता है, यानी जो बारिश होता है, उससे अपने जल को कैसे संरक्षित कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, इस चीज पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें बताऊं, छत जल संचयन होता है। यानी अब देखो, छत जल संचयन क्या होता है। छत जल संचयन का मतलब होता है बाबू, जैसे राजस्थान में ये देखने को मिलेगा, ऐसे छत है, छत पे क्या किया जाता है, वर्षे के पानी को भर दिया जाता है, और छत से क्या किया जाता है, एक पाइप कनेक्ट रहता है जो कि उस जगह पे जाता है जहाँ पे कि इस पानी को स्टोर करना है। और छत से क्या होगा, ये पानी उस जगह पे आ जाएगा जहां से मतलब लोगों को स्टोर करना है। और जब पानी की किल्लत होगी, अर्थात मतलब जब पानी की कमी होने लगेगी, तो इसी पानी को लोग क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे, यानी कि उपयोग कर लेंगे। ठीक है, मुझे विश्वास है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे देखो, आगे हम लोग देखते हैं, तो इसमें वर्षा जल संग्रहण में एक चीज आता है, गुल या फिर पुल। अब देखो, आप लोग प्रश्न करोगे कि सर गुल या पुल क्या है। गुल और पुल का बाबू मतलब होता है, कुल का मतलब कि पहाड़ को खोद दिया जाता है। क्या मैं लिख दूं, पहाड़ को क्या कर दिया जाता है बाबू, खोद दिया जाता है। ठीक है, अब मतलब देखो, जैसे मान लो आप लोग देखे होंगे पीक जो होता है, जैसे मान लो ये हमारा पहाड़ है, ठीक है, पश्चिम हिमालय में ऐसे देखने को मिलेगा। अब देखो, ये जब पहाड़ है, इसके ऊपर वाले जो ये हिस्से हैं, इसमें क्या करेंगे, ऐसे खोद देंगे। ठीक है, ऐसे खोद दिए। अब बारिश जब होगा तो ये क्या हो जाएगा, इसमें भर जाएगा। ठीक है, इसमें पानी क्या हो जाएगा, भर जाएगा। और जब भर जाएगा तो इसका जब पानी का किल्लत होगा, यानी ध्यान देना, जब पानी की कमी होने लगेगी तो इसमें से क्या किया जाएगा, फिर ये पानी उपयोग कर लिया जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे देखो, ये पश्चिम हिमालय में होता है और ये वाला जो मैंने बताया राजस्थान में होता है। फिर वर्षा जल संग्रहण यानी कि जैसलमेर में खरीन और जोहार से होता है। खरीन जोहार क्या होता है, हार्वेस्टिंग चीज से। ठीक है, आगे देखो, आगे में मैं बता दूं कि तमिलनाडु भारत का पहला राज्य है जिसने रूफ टॉप से, यानी कि रूफ टॉप मतलब समझ रहे हो, छत की बात कर रहा है, से वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को अनिवार्य बना दिया, यानी कि सबके लिए ये बना दिया, कंपलसरी है, नहीं तुम्हें ये चीज करना ही। और मैं ये तो एक चीज कहता हूँ, ये तमिलनाडु में ही नहीं बल्कि हर राज्य में अनिवार्य हो जाना चाहिए। अब देखो, एक चीज मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, टैंक। टैंक आपको पता होगा, टैंक जानते होंगे, पानी वाली सप्लाई किया जाता है। बीकानेर, फलौदी, बाड़मेर क्षेत्र में वर्षा जल संचयन के टैंक द्वारा ये मतलब कर सकते हैं कि राजस्थान के लिए अलॉट है। राजस्थान में यानी कि 2-3 चीजें मैंने बता दिया, एक यहाँ पे राजस्थान, एक यहाँ पे राजस्थान, एक यहाँ पे राजस्थान। ठीक है, इस चीज को याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा कि गोली या पुल की जो पद्धति है कहाँ पे लोग अपनाते हैं, तो पश्चिम हिमालय में लोग अपनाते हैं। एक चीज आपसे पूछा जाएगा कि तमिलनाडु भारत का पहला राज्य है, यानी कि वो कौन सा ऐसा भारत का पहला राज्य है जिसने रूफटॉप से वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को अनिवार्य बनाया। तो आपका आंसर क्या होगा बाबू, तमिलनाडु। मुझे विश्वास है कि आप लोग को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर चैप्टर अच्छा लगा है, क्विक रिवीजन हो गया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही आपको हर कह सकते सब्जेक्ट से हर क्लास के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। मिले एक नेक्स्ट वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।